हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंकित तैयार होकर नाश्ता लेने किचन में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पंखुड़ी स्टूल पर चढ़ी कुछ सामान उतार रही है कि तभी वो लड़खड़ाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है और अंकित अपने कदम पीछे खींच लेता है। जमीन पर फैली गोलू मोलू पंखुड़ी अपनी कमर पकड़े कहती है, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जब मैं गिर रही थी तो मुझे गोद में पकड़कर बचा नहीं सकते थे आप? तुम कोई फूल कुमारी हो रही हो जो गोद में उठा लेता? अरे तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं निपट जाता तो। हाय मेरी कमर लचक गई। मुझे गिरते हुए देखकर आपने तो अपने कदम ही पीछे खींच लिए। हाँ तो इसे आत्मरक्षा करना कहते हैं, वरना तुम जमीन पर बस फैली हो और अगर कहीं मेरे ऊपर गिर जाती ना तो मैं तो तुम्हारे वजन के कारण इधर उधर बिखरा पड़ा नजर आता। फिर तुम मुझे कैसे समेटती बताओ? अभी मुझे उठाने में मदद करोगे? अरे बेबी कमर नहीं कमरा है, थोड़ी सी लचक से कुछ नहीं होगा। लाओ अपना हाथ दो। तभी वो अपना हाथ बढ़ाता है और पंखुड़ी उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसका हाथ छोड़कर वो दरवाजा खोलने चला जाता है। बेचारी पंखुड़ी फिर से जमीन पर गिर पड़ती है। वहीं जैसे ही अंकित दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने ट्रैक पैंट और क्रॉप टॉप डाले एक पतली कमर वाली लड़की खड़ी है। वो जैसे ही अंदर आ रही होती है कि दरवाजे पर उसका पैर लगता है और वो कहती है, आउच, मेरा पैर। वो पंखुड़ी जी? हाँ हाँ यहीं रहती है वो। लगता है आपके पैर में ज्यादा लग गई है, आपको अंदर ले चलता हूँ मैं। नहीं, इट्स ओके। छोटी सी मोच है, बस मैं संभाल लूंगी। ऐसे कैसे? मैं आपको सहारा दे देता हूँ, आइए। अरे पर तभी अंकित अचानक से उसे गोद में उठाकर अंदर ले आता है। किचन से अपनी कमर पकड़कर आ रही पंखुड़ी कनक को अंकित की गोद में देखकर हैरान होकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अंकित कनक को सोफे पर पटक देता है। अब ख्याली पुलाव मत पकाना, ये पतली कमर वाली जी ने तुम्हारा नाम लिया तो। पतली कमर वाली जी? अरे इसका नाम कनक है और ये मेरी योगा ट्रेनर है। ये पतली कमर वाली इसकी योगा ट्रेनर है? क्या बात है। अच्छा मुझे थोड़ी पता है इनका नाम। वो तो दरवाजे पर इनका पैर फिसल गया तो मैंने इन्हें सहारा देकर अंदर ले आया। सहारा? गोद में उठाकर? वाह पति देव, मुझ गिरती को तो हाथ भी नहीं दिया उठाने के लिए और इसको सीधा गोद में ही उठा लाए। तुम्हें तो पंखुड़ी जी माफ करना, वो आज मैं समय से पहले ही आ गई क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है, इसलिए तुम्हारा योगा सेशन आज जल्दी लूंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आपका पैर तो ठीक है ना? हाँ छोटी सी मोच है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करूंगी तो ठीक हो जाएगी। तो हम शुरू करें? हाँ बिल्कुल। इतना कहकर दोनों अंकित को घूरने लगती है और अंकित कनक की पतली कमर को देखता रहता है। तभी कनक कहती है, पंखुड़ी ये भी हमारे साथ आसन करने वाले हैं। ये तो पहले ही ताड़ासन कर रहे हैं। अरे जाओ ना ऑफिस, लेट नहीं हो रहा तुम्हें? हाँ 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 जा रहा हूँ। तभी वो कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद कनक की पतली कमर को देखते हुए ऑफिस निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद कनक भी पंखुड़ी की योगा क्लास लेकर चली जाती है। पंखुड़ी शरीर से थोड़ी गोलू मोलू थी जिसके कारण अंकित उसके कमर को कमरा कहा करता था। पतली होने के लिए पंखुड़ी ने डाइटिंग शुरू की लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ तो उसने कनक नाम की एक योगा ट्रेनर को घर पर बुलाना शुरू किया जिसकी पतली कमर देखकर उसका पति अंकित उस पर लट्टू हो जाता है। अगले दिन वो दरवाजे की तरफ देखता हुआ नाश्ता कर रहा था कि तभी पंखुड़ी कमर पर हाथ रखे उसके सामने आकर कहती है, किसका है ये तुमको इंतजार कह दो ना। पतली कमर वाली कनक के जैसी कमर कब होगी तुम्हारी पंखुड़ी? क्योंकि वो पतली कमर वाली बड़ी अच्छी लगती है तुम्हें। अब पसंद में क्या रखा है, नसीब में तो तुम हो ना। मतलब क्या है तुम्हारा? हाय मेरी सब्जी। तभी पंखुड़ी भागी भागी किचन में जाती है। कुछ देर में कनक भी वहाँ आती है तो अंकित उससे बातें करने बैठ जाता है। तभी पंखुड़ी की किचन से चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों फट से किचन में पहुँचते हैं और देखते हैं कि पंखुड़ी फ्रिज और दीवार के बीच फंसी पड़ी है। पंखुड़ी तुम फ्रिज से क्यों चिपकी हो? अरे मैं चिपकी नहीं हूँ, अटकी पड़ी हूँ। वो फ्रिज से कुछ आवाज आ रही थी तो मैं कान लगाकर सुनने लगी, फिर दीवार और फ्रिज के बीच अटक गई। निकालो मुझे। अरे तो किसी ने बोला था ऐसे कान लगाकर घुसकर सुनने को?
तुमको निकालने के लिए बुलडोजर कौन बुलवाएगा? अरे पंखुड़ी वहाँ फंसी पड़ी है और आपको मजाक सूझ रहा है। पंखुड़ी हाथ दो मुझे अपना, हम दोनों तुम्हें मिलकर खींचेंगे तो तुम बाहर आ जाओगी। अंकित जी, मैं पंखुड़ी को खींचती हूँ, आप मुझे खींचिए। आप तो पंखुड़ी का हाथ पकड़ लेंगी, लेकिन मैं आपको कैसे पकड़ूंगा? बैल बुद्धि आदमी, वैसे पतली कमर करते रहते हो, अभी कमर ही पकड़ के खींचना ना। ओहो, ये तो दिमाग में आया ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है। तभी कनक पंखुड़ी को जोर से खींचती है और अंकित कनक की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। आखिरकार पंखुड़ी झटके से बाहर आ जाती है और कनक पंखुड़ी को छोड़ देती है, लेकिन अंकित कनक की कमर को नहीं छोड़ता। तभी पंखुड़ी दोनों को अलग करती है और कनक बाहर चली जाती है। क्या था ये? बड़ा अच्छा लग रहा था उसकी पतली कमर पकड़कर। सच कहूँ, इस पतली कमर वाली को मेरी सौतन बनाना चाहते हो ना तुम? कमर के साथ साथ बुद्धि पे भी मोटापा छाया है क्या? वो तो तुम्हें बाहर लाने के लिए मैंने उसकी कमर पकड़ी थी। जाकर योगा करो, वेट कर रही है पतली कमर, मेरा मतलब कनक। इतना कहकर वो फट से चला जाता है। समय बीतता है। कनक जब भी घर आती, पंखुड़ी अंकित को उसके साथ बात करता हंसता देखकर गुस्से में लाल हो जाया करती। एक रोज वो अपनी पड़ोसन के साथ बाजार जाती है, जहाँ उसे कनक भी मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद जब कनक वहाँ से चली जाती है, तभी उसकी पड़ोसन काम्या कहती है, पंखुड़ी, ये सूखी लकड़ी कौन थी? उसे लकड़ी नहीं, फिट लड़की कहते हैं। ये मेरी योगा ट्रेनर थी। इसकी कमर तो बहुत पतली है, तेरी कब ऐसी होगी? इसकी जैसी हो जाए इसलिए तो योगा करती हूँ, इसके सिखाने पर। इसी चक्कर में तो मेरा पति भी इस पर लट्टू हुए जा रहा है। हाय हाय, ध्यान से पंखुड़ी, कहीं ये पतली कमर वाली सौतन बन तुझे घर से बाहर ना निकाल दे। मुझे भी यही डर लगता है, पर करूँ क्या समझ नहीं आता। या तो तू फटाफट इसके कमर जैसी अपनी कमर पतली कर ले, या तो फिर तू इसके घर जाकर योगा कर, ताकि तेरा योगा भी चलता रहे और तेरा पति इससे दूर भी रहे। काम्या की कही बात पर गौर कर पंखुड़ी घर आकर सोचते हुए खुद से कहती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं इनके अपने मोटापे को लेकर ताने सह सकती हूँ, लेकिन घर में सौतन नहीं, वो भी पतली कमर वाली तो बिल्कुल नहीं। कल आएगी तो साफ साफ कह दूंगी उस पतली कमर वाली कनक को कि अब से आने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है, तो पंखुड़ी से पहले अंकित जाकर दरवाजा खोलता है। ये देखकर पंखुड़ी का खून खौल उठता है। वो दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि तभी अंकित के साथ कनक की जगह एक लंबा चौड़ा और हैंडसम सा लड़का अंदर आता है, जिसे देख पंखुड़ी की आंखें चमक जाती है। तो अंकित उतरे मुंह से कहता है, ये हैं तुम्हारे नए योगा ट्रेनर मिस्टर योगेश। हेलो पंखुड़ी, आज से कनक की जगह मैं तुम्हें फिट करने में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि कनक को अर्जेंट काम से अपने घर वापस जाना पड़ा पूना। यानी अब ना पतली कमर दिखेगी ना पतली कमर वाली। चलो अच्छा हुआ वो पतली कमर वाली चली गई और ये गबरू जवान आ गया। सौतन की टेंशन खत्म और योगा में अब और ज्यादा मन लगेगा। अब तो मैं अपनी पतली कमर करके ही दम लूंगी। तो शुरू करें पंखुड़ी जी, चाहे तो आपके पति भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। पंखुड़ी, एंजॉय योर योगा सेशन। इतना कहकर अंकित चला जाता है। समय बीतता है। लगातार योगा और सही डाइट लेकर कुछ महीनों में पंखुड़ी भी फिट होने लगती है और उसकी कमर भी अब पतली हो जाती है। ये देखकर अंकित उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, तुम्हारी पतली कमर को देखकर कोई याद आ रहा है। कौन? मेरी पतली कमर वाली सौतन? अरे उसका नाम कनक था, भूल गई क्या? हाँ, लेकिन तुम नहीं भूले लगता है। हाँ तो कैसे भूल जाऊं, उसकी वजह से तो तुम्हारा कमरा कमर बनी है। हाँ, एक तरह से ये सच भी है। तुम्हें उसके करीब जाता देख मेरा खून खौल उठता था और मैंने मेहनत करके खुद को फिट किया। वैसे ये पतली कमर वाली सौतन मेरा फायदा ही कर गई। तभी दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। तू मानेगा या पिट के ही छोड़ेगा इस रिमोट को? तू मान जा, पहले मैं आया हूँ, रिमोट मैंने उठाया पहले। देख, तुझे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, इसके बाद मेरा मुक्का तेरा फेस। अच्छा बेटा, तो फिर मेरे हाथ से तू भी नहीं बचेगी आज। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दे रिमोट। ले, छोड़ दिया। सोहम के रिमोट छोड़ते ही शालिनी जोर से जमीन पर गिरती है और उसके पैर में लग जाती है। ओह सॉरी शालिनी, गलती से मार दिया यार। अरे मम्मी, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? मैं तो तुझे कितना प्यार करती हूँ और तूने मुझे ही मारा। मेरे तो खून भी निकल रहा है। हाँ मम्मी। अरे पर मैंने तुझे हल्का सा गिराया है, चोट तो कहीं भी नहीं लगी तुझे, फिर भी कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है?
देख शालू, ज्यादा नाटक मत कर। लगता है अब मुझे बुलाना ही पड़ेगा। नहीं 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 ना, शालिनी तू मेरी प्यारी शालू है ना, मत बुला यार प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मम्मी देखो, सोहम ने मुझे मारा। उनकी आवाज सुनकर रेखा आती है और दोनों को खूब खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है। अरे फिर चालू हो गए तुम दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। ऐसे नहीं मानोगे तुम दोनों। नहीं मम्मी, इसने मुझे गिराया। नहीं मम्मी, नाटक कर रही है ये, मैंने नहीं गिराया, इसने खुद ही बोला था कि छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया। तुम दोनों मानोगे या नहीं? या रसोई में से गरम गरम चिमटा लेकर आओ। नहीं मम्मी। कुछ देर के बाद सोहम रसोई में आता है और शालिनी कहती है, आज खाना मैं बनाऊंगी। कहाँ कहाँ लगी आग? ओह अच्छा, अभी कैसे लग सकती है, अभी तो तूने खाना ही नहीं बनाया। तू जाता है कि बताऊं तुझे? ऐसे ही अगले दिन दोनों सुबह उठते हैं और शालिनी उठकर बाथरूम में जाती है और अपना ब्रश ढूंढने लगती है। मम्मी मेरा ब्रश कहाँ है? दिख नहीं रहा, मैंने तो यहीं पे रखा था। थू। ओए तूने मेरा ब्रश क्यों लिया? ब्रश चोर। ओए ये तेरा ब्रश है, चल कोई नहीं, तुम मेरे ब्रश से ब्रश कर ले। कुछ ही देर के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं कि तभी शालिनी बोलती है, ओए सोहम, मैं पास हो गई, अब तो मजे ही मजे हैं। अरे चलना, मेरे गले वाले मत लगा कर, तू दूर हट। हाँ ठीक है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनके घर में एक अंकल आते हैं जो उसके पापा के दोस्त होते हैं। सभी लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। ऐसे में वो अंकल कहते हैं, और बेटा जी सब ठीक ठाक है? हाँ अंकल, हम ठीक हैं। आप कैसे हो? अरे वाह बेटा, कपड़े तो बड़े अच्छे पहने हैं। थैंक यू अंकल। वो अंकल क्या है ना, हम हमारे घर के जानवरों को भी अच्छे कपड़े पहनाते हैं। अरे मम्मी, इतने सस्ते डॉगी को इतने महंगे बादाम क्यों दिए हैं? अरे सोहम बेटा, तेरा पेडिग्री बेड पे पड़ा है, जाके खा लेना। अंकल रूम से याद आया, मेरे पास तो रूम है, इसके पास तो वो भी नहीं है, बेचारी चटाई खोलकर जमीन पर सोती है। अरे मैंने मम्मी पापा को बोला था कि तुझे एक रूम दे दे, मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, तेरे पास तो घर के नाम पर एक छोटा सा रूम ही है, क्योंकि तू तो नाजायज है ना, प्रॉपर्टी तो तुझे मिलने नहीं वाली। अरे बेटा छी छी छी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुझे तो मैंने कचरे के डब्बे में देखा था। मैंने ही बोला था मम्मी पापा से कि ये जानवर हमारे घर ले चलो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, पर हमें क्या पता था बड़ी होकर हमारी छाती पर ही चढ़ेगी। देख सोहम, ज्यादा हो रहा है तेरा, यहीं थम जा वरना। वरना? वरना क्या? नहीं थमूंगा, बोल क्या करेगी? अरे आज तो तू बता ही देगी करेगी क्या। अबे चुप रह बेरोजगार। ए बेरोजगार किसको बोल रही है? ज्यादा दिमाग मत खराब कर, पता है तुझे मैं क्या करूँगा फिर? हाँ बता, क्या करेगा? मैं ना ये जो अंकल बैठे हैं ना, इनको मैं जला दूंगा जिंदा। अच्छा तो मैं काट डालूंगी। काट के? अच्छा तू काट कर दिखा। अरे तू जला के तो दिखा। तू काट ना। अरे तू माचिस की तिल्ली तो लगा। अरे मैं तो कहता हूँ चाकू तो निकाल। बहुत हो गया तेरा, अब मैं जाके मम्मी को बता दूंगी कि तू दोस्तों के साथ क्लब जाता है। अच्छा तो तूने मुझे आधा गूंगा समझा है क्या? मैं भी मम्मी को बता दूंगा तेरा BF है और एक से तेरा ब्रेकअप भी हो चुका है। तेरी तो सोहम के दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं कि उनकी बात रेखा सुन लेती है और दोनों को तिलमिलाती हुई नजरों से देखकर उनके पीछन बेलन लेकर भागने लगती है। दोनों को खूब खरी खोटी सुनाती है और साथ ही उन दोनों को कमरे में बंद भी कर देती है, जहां दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से पिलो फाइट करते हैं। शाम को सोहम अपना फोन चार्ज पर लगाता है। 1 घंटे बाद चार्ज से जब वो हटाने के लिए आता है तो देखता है कि उसका चार्जर बाहर निकला पड़ा है और फोन बिल्कुल डेड है, चार्ज ही नहीं हुआ। तो वहीं उसकी बहन फोन चार्ज कर रही होती है। ओए तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा फोन चार्ज पर से हटाने की? जैसे होती है वैसे हुई। तेरी तो। मम्मा को बुलाऊं? मम्मा देखना सोहम को। अरे मेरी माँ, जा रहा हूँ मैं लेकर, ले तू ही चार्ज कर ले। कुत्ते, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इसी तरह दोनों की प्यार वाली टकरार के साथ वक्त बीतता जाता है। सोहम हमेशा की तरह शालिनी को बहुत परेशान करता है, लेकिन इस बार वो उदास सी एक कोने में बैठी होती है। सोहम उसे एक पिलो मारता है, लेकिन वो उस पर चिल्लाती भी नहीं है। तभी सोहम उससे कहता है, ओए चुड़ैल, क्या हुआ तुझे? तेरा मुंह क्यों सूजा है? अरे सोहम, परेशान मत कर, जा यहाँ से। अरे बता ना। अरे तू जा ना, मुझे रेस्ट करने दे। चल ठीक है, ख्याल रख अपना। इतना कहकर जब वो शालिनी के पास से जा रहा होता है तो वो देख लेता है कि शालिनी के पास हॉट पैड रखा हुआ है
और वो अपना पेट पकड़कर लेट जाती है। ओ अब समझा। इतना बोलकर वो बाहर जाकर एक बार फिर से वापस आता है और शालिनी को एक गिफ्ट देकर उससे कहता है, ये ले तेरे लिए गिफ्ट। तू सच में मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आया है? बड़ा मेहरबान हो रहा है। तेरे लिए लाया हूँ और ये भी तेरे लिए। अब जल्दी गिफ्ट खोल कर देख ले। ये अचानक तुझे क्या हो गया? वैसे तो बड़ा परेशान करता रहता है। सोहम, ये तो क्या लाया मेरे लिए? क्यों, एक भाई अपनी बहन को ये नहीं दे सकता क्या जिसकी उससे सबसे ज्यादा जरूरत है? अगर तुझे परेशान करता हूँ तो ख्याल भी तो रखता हूँ तेरा। थैंक यू सोहम, पर तुझे कैसे पता चला? अब मुझे अचानक से तंग करना बंद कर देगी तो तेरी तकलीफ समझूंगा नहीं क्या? अब ज्यादा सेंटी मत हो, चिपक मत। तू भूल गई ना 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। अच्छी सी राखी बांधियो मेरी कलाई पर, समझी? और फिर तो मुझे अच्छे से पैसे भी दियो। बड़ा दूंगा। तू फिर छेड़ने लग गया ना मुझे। इसी तरह 2 दिन के बाद राखी का त्योहार आ जाता है। घर बहुत ही सुंदर से तरीके से सजाया जाता है और दोनों भाई बहन नए कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, ओहो, आज के दिन तो इंसान बन जाती। बंदरिया लग रही है इतना मेकअप करने के बाद भी। अरे चिलगोजे, तू पहले अपने आप को तो देख, क्या बाबा टाइप के कपड़े पहन के आया है। ओ हेलो बंदरिया, ये बाबा टाइप के कपड़े नहीं है, ये फैशन है, फैशन आजकल का। अरे तुम दोनों फिर से स्टार्ट हो गए। आज भी अपना शस्त्र निकालू क्या? आराम से राखी बांधते हो या नहीं? नहीं मम्मी, मैं आराम से बनवा लूंगा। हाँ मम्मी, मैं भी। अब शालिनी प्यार से सोहम की आरती उतारती है और फिर तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांध देती है। अब मिठाई भी खिला दे, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये ले भैंस, खा और ठूस ठूस कर मोटी हो जा। मम्मी जरा देखना इसे। चल मेरे राखी के पैसे निकाल। पहले मेरे पैर छू। चल निकल यहाँ से, पैर मेरी जुत्ती भी ना छुए। जा, तुझे पैसे भी नहीं दे रहा। अच्छा नहीं देगा? ये प्रीति का नंबर किसको चाहिए? हाँ मुझे चाहिए यार, देना। प्रीति का नंबर दे दे यार प्लीज। पहले पैसे दे। इतना कहकर सोहम उसे पैसे दे देता है और प्रीति का नंबर उससे ले लेता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और अगले साल रेखा शालिनी की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से करवा देती है। ऐसे में विदाई के टाइम पर रोते हुए शालिनी सोहम से कहती है, ओए कुत्ते, जा रही हो अब, खुश रही हो। अच्छा चल मिल तो ले कम से कम। हाँ आजा, मिल ले। शालिनी, ख्याल रखियो अपना और मुझे याद कर लियो, अपने भाई को। और सुन, ये ले तेरे लिए गिफ्ट है, कार में बैठकर ही खोलियो इसे। ठीक है भाई, अब मैं चलती हूँ। शालिनी अपने दूल्हे के साथ कार में बैठकर चली जाती है और जैसे ही वो अपना गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखती है तो उसकी बहुत ही जोर से चीखने की आवाज आती है, क्योंकि उसमें से कुछ और नहीं बल्कि एक छिपकली निकलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कार को वहीं रुकवाकर अपने हाथों में अपनी हील लिए वापस आती है और उसे दिखाते हुए कहती है, सोहम के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कुत्ता कहीं का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।